ओके जी बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 3, एटवुड्स मशीन। जो लास्ट आपने टॉपिक पढ़ा था इससे पहले, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़ वाला, उसमें भी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स थे, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर था और दूसरा सस्पेंडेड था। लेकिन यहाँ पर आज वाला जो टॉपिक है ये भी उसी टॉपिक की कॉन्टिन्यूटी है, लेकिन इसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों ही सस्पेंडेड हैं एक पुली की मदद से। इसमें फ़र्ज़ कर लें एक ऑब्जेक्ट है M1 जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और दूसरा ऑब्जेक्ट है M2 जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जिसको मैंने अभी अभी हाईलाइट किया। अगर मैं M1 की बात करूं तो M1 का जो वेट है ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, M1G। इसी तरह M2 का जो वेट है वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, M2G। और रस्सी के अंदर जो टेंशन है वो एक जैसी होगी क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है, और टेंशन की जो डायरेक्शन है वो दोनों स्ट्रिंग्स वाली साइड पे, दोनों साइड पे वर्टिकली अपवर्ड है, जिसको मैंने अभी अभी ड्रॉ किया। तो ये आपके पास टेंशन आ गई। अब यहाँ पर हम फ़र्ज़ ये कर रहे हैं कि M2 M1 से बड़ा है। अगर M2 M1 से बड़ा है इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में पैदा होगा जो मैंने अभी अभी ड्रॉ की है, यानी M1 वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा और M2 वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा और M1 वर्टिकली अपवर्ड जाएगा। M2 जो है ये वर्टिकली डाउनवर्ड अगर जा रहा है इसका मतलब है M2 के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है। यानी हम कह सकते हैं कि M2 का जो वेट है यानी M2G ये ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू टेंशन की फ़ोर्स, और वही नेट फोर्स है जो इस M2 को वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करवा रही है। इसी तरह अगर हम M1 की बात करें तो M1 के ऊपर जो नेट एक्सेलरेशन है वो वर्टिकली अपवर्ड है। M1 पे टोटल दो फोर्सेस लग रही थी, एक टेंशन की फोर्स और दूसरा इसका अपना वेट M1G। अब यहाँ चूँकि नेट मोशन ऊपर की तरफ है इसका मतलब है टेंशन की फ़ोर्स ज़्यादा है और M1G वाली फ़ोर्स कम है। तो हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट फ़ोर्स जो इसको ऊपर की तरफ ले जा रही है वो है T माइनस M1G। इसको मैं एक दफ़ा फिर अलग से भी लिख देता हूँ, T माइनस M1G। ये नेट फोर्स है जो M1 पे लग रही है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और M2G माइनस T ये वाली नेट फोर्स है जो M2 पर लग रही है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो बच्चों ये मैंने आपको इस पूरे टॉपिक का ओवरव्यू एक दे दिया है, जिसको मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ कि टोटल दो मैसेज हैं M1 और M2। M1 वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है और M2 वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है। M2 नीचे की तरफ इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि हमने फ़र्ज़ किया था कि M2 बड़ा है और M1 छोटा है, इसलिए M2 को हमने कंसिडर किया कि वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। अब जितना एक्सेलरेशन M2 का डाउनवर्ड है उतनी ही मैग्नीट्यूड वाला एक्सेलरेशन M1 का अपवर्ड होगा। तो M1 के ऊपर नेट फोर्स अपवर्ड लग रही थी, M2 के ऊपर नेट फोर्स डाउनवर्ड लग रही थी। हमने दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड भी लिख ली, जो यहाँ आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र भी आ रही है। अगर मैं M1 की बात करूँ तो M1 की अगर फोर्स डायग्राम हम बनाएं तो वो क्या बनेगी, या फोर्स इक्वेशन बनाएं, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि वो नेट फोर्स जिसकी वजह से M1 ऊपर की तरफ जा रहा है वो वर्टिकली अपवर्ड है और उसकी वैल्यू क्या होगी, T माइनस M1G। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये नेट फोर्स के इक्वल आएगा, और न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक नेट फोर्स
किसके इक्वल होगी, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, यानी मास m1 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन a। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई m1 के लिए। इसी तरह हम m2 के लिए भी यही इक्वेशन बनाएंगे, लेकिन m2 के लिए आप जानते हैं कि जो नेट फोर्स है वो किसके इक्वल है, m2g माइनस टी। तो m2g माइनस टी किसके इक्वल आएगा, नेट फोर्स ऑन m2। और न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक नेट फोर्स किसके इक्वल होती है, ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो दोनों में चूंकि एक्सेलरेशन a ही पैदा हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड तो दोनों में सेम है, इसलिए यहाँ भी वही वाला a आएगा जो a ऊपर आया था। तो इस तरह से आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखें, फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड प्लस सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया। अब इसमें t और माइनस टी ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस में है। इसी तरह राइट हैंड साइड को भी आपने ऐड किया था। फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड ये आ गई और सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड ये आ गई। इसके बाद आप राइट हैंड साइड से a चूँकि कॉमन आ रहा है उसको आपने कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर m1 प्लस m2 बच गया। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें g कॉमन आ रहा है, g को आपने कॉमन निकाल लिया, m2 प्लस में था उसको पहले लिख दिया, m1 माइनस में था उसे बाद में लिख दिया। इस तरह से जब आप m1 माइनस m1 प्लस m2 इसको आप दूसरी तरफ अगर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन का रिलेशन बन जाएगा m2 माइनस m1 मल्टीप्लाइड बाय g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई एक्सेलरेशन की, यानी एक हमने फार्मूला बनाना था एक्सेलरेशन का। अब टेंशन का फार्मूला निकालने के लिए आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इनको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए मैं इसको डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, अगर आप गौर करें दोनों इक्वेशंस में राइट हैंड साइड पे a है और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो a ख़त्म हो जाएगा, फिर इन दोनों इक्वेशंस में सिर्फ टेंशन बच जाएगी और वही टेंशन जो है उसका हम फार्मूला बनाना चाहते हैं। इसलिए आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, यानी इक्वेशन 2 को नीचे लिखा और इक्वेशन 1 को ऊपर लिखा। अब एक्सेलरेशन कैंसिल हो गया राइट हैंड साइड से। उसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मैं आपको अलग से करके दिखा भी देता हूँ। जैसे t माइनस m1g डिवाइडेड बाय m2g माइनस टी इज़ इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे चूँकि a कैंसिल हो गया था तो आपके पास सिर्फ बच गया m1 डिवाइडेड बाय m2। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t माइनस m1g मल्टीप्लाइड बाय m2 और राइट हैंड साइड से m1 मल्टीप्लाई होगा m2g माइनस टी के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्क्रीन पर ये सारा कुछ नज़र आ रहा है। मैं कोशिश बड़ी कर रहा हूं कि मैं स्लो लिखूं ताकि ट्रांसमिशन का कोई इशू ना हो। ओके जी, इसके बाद आप m2 और m1 को दोनों तरफ जहां जहां ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको मल्टीप्लाई कर दें। ये बन जाएगा t m2 माइनस m1 m2 इंटू जी इक्वल टू, मुझे लगता है आप में से किसी का मैसेज आया है, मैं उसको ज़रा देख लूँ। ओके, ये जी सर अभी अभी बोला किसी ने। ओके ओके ठीक है, ओके चलें दोबारा से लेक्चर की तरफ चलते हैं जी। राइट हैंड साइड से आप देखें m1 को भी इसी तरह मल्टीप्लाई करें, m1 m2g माइनस m1t।
ठीक हो गया। अब टेंशन को एक तरफ करना और बाकी सारा कुछ दूसरी तरफ लेकर जाना है, क्योंकि हम टेंशन का फार्मूला बनाना चाहते हैं। ये टेंशन वाली टर्म इस तरफ ले आए और ये वाली टर्म दूसरी तरफ ले जाए। टेंशन वाली टर्म इस तरफ आकर पॉजिटिव हो जाएगी, टी इंटू एम टू पहले से था और एम वन टी बाद में आ गया, वो भी पॉजिटिव हो गया। राइट हैंड साइड पे एम वन एम टू जी पहले से पॉजिटिव है, ये वाला एम वन एम टू जी भी जब उधर जाएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। उधर जाके ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो मैं इसको इधर ही ऐड करके लिख देता हूँ 2m1m2g। लेफ्ट हैंड साइड से टेंशन को कॉमन निकाल लें, अंदर ब्रैकेट में m1 प्लस m2 मैंने तरतीब लगा के लिख दिया, 2m1m2g। इसी तरह इसको डिवाइड कर दें तो आपके पास टेंशन आ जाएगी 2m1m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2g। ये आपके पास टेंशन आ गई और मुझे उम्मीद है कि आपकी टेंशन ख़त्म हो गई है, कि आपको टॉपिक की समझ आ गई है। तो ये था आपका ये छोटा सा क्वेश्चन। मैं इसको एक दफ़ा स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ आप सबको, उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। इससे पिछला जो पेज है वो भी देख लें एक दफ़ा, ये वाला। ठीक हो गया। तो चलें अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि ये जो अगला टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है एक छोटा सा, तो इसलिए इसको आपने इसी तरीके से समझना है। फ्रिक्शन, इसमें हमने सबसे पहले तो बताना है फ्रिक्शन क्या होती है, फिर हम फ्रिक्शन की दो काइंड्स देखेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन और जो नेक्स्ट काइंड है वो है कैनेटिक फ्रिक्शन। फिर हम ये देखेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसका एक पैरामीटर है उसको मेजर करने का, जिसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये, और इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ कैनेटिक फ्रिक्शन जो है, इनका आपस में क्या रिलेशन है ये देखें। ये हम डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो कैनेटिक फ्रिक्शन के मुकाबले में ज़्यादा क्यों होता है। जी एक बच्चा बता रहा है शो नहीं हो रहा, यहाँ से तो मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है। जी ज़रा बता दें अब शो हो रहा है या नहीं हो रहा, कंफर्म कर दें मुझे ज़रा। स्क्रीन शो नहीं हो रही, किसी को भी शो नहीं हो रही? ज़रा बाकी लोग भी अपना फीडबैक दें। जी बच्चों बाकी लोग भी बताएं स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही, टाइप करके बताएं। हो रही है सर जी स्क्रीन शो, चलें ठीक है। ठीक है, फिर जिस बच्चे को शो नहीं हो रही इस बच्चे का सिग्नल्स का कोई इशू हो सकता है। तो बहरहाल आपको रिकॉर्डेड लेक्चर तो मिल जाएगा, तो इसलिए मैं वापस चल रहा हूँ अपने टॉपिक की तरफ। जी फ्रिक्शन हम शुरू करने लगे। व्हाट इज़ फ्रिक्शन? सिंपल सी बात है, ये सामने आपको एक डायग्राम बनी नज़र आ रही है। फ़र्ज़ करें आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये बड़ा सा एक मैस है, एक ब्लॉक है जो किसी सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। आप इस ब्लॉक को फ़र्ज़ करें फोर्स लगा के एक तरफ मूव करवाना चाहते हैं। ये वो वाली फोर्स है जो आपने लगाई है, इसे मैं बोल सकता हूँ एक्सटर्नल फोर्स। अब ब्लॉक और उस सरफेस के दरमियान, जिस सरफेस के ऊपर आपने ब्लॉक को रखा हुआ है, इनके दरमियान एक दूसरी फोर्स पैदा होना शुरू हो जाएगी जो ब्लॉक को मूव करवाने से रोकेगी, और इसी फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को डायग्राम में छोटे एफ से जाहिर किया गया। अप्लाइड फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स है उसे कैपिटल एफ से जाहिर किया गया। तो इस तरह से हमारे पास ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना चाहें तो
इनकी मोशन को एक ऑपोजिशन मिलती है और इस ऑपोजिशन को बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट पैदा होती है। ठीक है, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप नॉर्थ की तरफ वॉक करके जा रहे हैं तो जो आपके पाँव और रोड के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? आप जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? ये ज़रा सोच के बताएं मुझे, टाइप करके आंसर करें ज़रा मुझे। जी ज़रा टाइप करके आंसर करें, देखते हैं कौन कौन सा बच्चा ठीक आंसर करता है। आप जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ, आपने बताना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। ऑपोजिट वगैरह ना लिखें, बताएं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किस डायरेक्शन में होगी। जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, ज़रा जल्दी जल्दी बता दें। एक आंसर आया साउथ। जी और कोई बच्चा साइंसदान हमारे पास बैठा हुआ है जो, ओ यार वेस्ट ईस्ट वाला कित्थों आ गया है शहजादा? ये वो वाले बच्चे तो नहीं है जो पीछे बैठे होते हैं दाएं तरफ, साइंसदान? ईस्ट वेस्ट तो हो ही नहीं सकती कभी। ज़्यादा लोग साउथ कह रहे हैं और अब मेरी बात सुने, ये आंसर आपका गलत है। उसकी वजह क्या है ये देखें ज़रा। देखें आप जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ, ये फ़र्ज़ करें आप जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ। जब हम मूव करते हैं तो हम अपने पाँव से पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, अप्लाइड फोर्स बैकवर्ड होती है, और वो रोड और हमारे पाँव के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो होती है आगे की तरफ, और फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। यानी जिस तरफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है हम उसी तरफ चल रहे होते हैं। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप बताएंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की भी यही डायरेक्शन होगी। अब ज़रा आप मुझे बताएं, आपको समझ आ गई है? वाह भाई, उस बच्चे को पता चल गया जिसको मैं बात कर रहा था, जिंदा सलामत बैठ के सुन रहा है। वाह गुड, ओके जी गुड, सबको क्लियर हो गया है। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा अब देखें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर दो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हैं, यानी आप एक ऑब्जेक्ट को मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी वो मूव नहीं कर रहा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा है कि वो मूव नहीं कर पा रहा, या आपकी अप्लाइड फोर्स इस काबिल नहीं है कि आप उसको मूव करवा सकें, यानी वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम है। ये वाली फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के मुकाबले में कम है, मतलब बढ़ नहीं पा रही। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट अभी भी मूव नहीं करेगा। आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएंगे, ये मेरी बात गौर से सुननी है, जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी और ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो सकेगा। जब तक ऑब्जेक्ट मूव ना करे, यानी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेटिव मोशन ना हो, तब तक जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसे हम बोलते हैं स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द surfaces at rest with respect to each other is called force of static friction. फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को अब हम थोड़ा सा फार्मूला की शक्ल में लिखने लगे हैं, आपने गौर से बातें सुनते रहना है। सबसे पहले ये दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन एनी पेयर ऑफ द ड्राई अनलुब्रिकेटेड सर्फेसेज ओबेज द फॉलोइंग टू एम्पिरिकल लॉज। एम्पिरिकल का मतलब है ये कोई सादा से लॉज जो हैं इनको ये फॉलो करते हैं। यानी फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट ओवर द वाइट लिमिट। यानी जो दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इन कांटेक्ट हैं उनके एरिया पे ये डिपेंड नहीं करती। इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। अब मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल फोर्स का क्या मतलब है। यहाँ सामने खाली जगह पे हम आ जाते हैं। बात हम कर रहे हैं फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की।
मैंने आपको ये बोला कि फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाती है जब तक आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एक क्वेश्चन आया, पहले मैं वो देख लूँ। क्वेश्चन नहीं, वैसे ही कमेंट है, ठीक है। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑब्जेक्ट के वेट के नॉर्मल के। ये सामने ज़रा डायग्राम बनी हुई देख लें आप, इसमें ब्लैक कलर से बनाता हूँ। ये देखें, ऑब्जेक्ट का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है और जिस सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट का वेट लग रहा है उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में 90 के एंगल पर, यानी सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल, एक रिएक्शन फोर्स लगती है जिसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो एक बात याद रखें, जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है। अब फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म कर दूं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है जिसे म्यू एस से जाहिर किया जाता है और आपके पास फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की ये वाली वैल्यू आ जाएगी, फार्मूला म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन। अब ये n क्या है आपको मैं अभी बता चुका हूँ। n जो है ये सरफेस के नॉर्मल जो भी रिएक्शन फोर्स होती है ये वो है। इस वक्त डायग्राम के मुताबिक सरफेस के नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यानी n जो है ये बिल्कुल वेट के ऑपोजिट है, इसलिए ये वेट को बैलेंस कर रहा है, वेट के बराबर है। तो इस वक्त मैं n की जगह mg लिख सकता हूँ। सो राइट नाउ Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू mg. m is the mass of object, g is the acceleration due to gravity, mu s is the coefficient of static friction. अब मज़े की बात यह है, मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ती जाती है। बढ़ते 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 फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाती है। उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को जब हम लिखेंगे तो उसका ये वाला फार्मूला बनेगा जो मैंने सामने लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फार्मूला में फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ नीचे छोटा सा मैक्स लिखना चाहिए। यानी अगर आप इक्वलिटी लगाना चाहते हैं फार्मूला में तो यहाँ मैक्स होगा, लेकिन अगर आप फार्मूला को जनरल लिखना चाहते हैं, जनरल मैक्स लिखे बगैर लिखना चाहते हैं, तो फिर यहाँ ये वाली इनइक्वालिटी भी शामिल करनी पड़ेगी। Fs इज लेस और इक्वल टू म्यू एस एन, क्योंकि हम जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो मिनिमम से शुरू होती है, बढ़ते 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 मैक्सिमम हो जाती है, और जब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है तब इनइक्वालिटी जो है वो इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आप सबको इस बात की समझ आ गई है, मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी आपको। इसके बाद देखें, जब फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। यानी अगर आप अप्लाइड फोर्स मज़ीद बढ़ाते रहें, ये वाली जो अप्लाइड फोर्स है इसको आप मज़ीद बढ़ाते रहें ढीटों की तरह, तो फिर फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो अपने हाथ खड़े कर देती है। यानी अब उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ऑब्जेक्ट को मज़ीद रोके रखे, और ऑब्जेक्ट जो है वो एट द एंड मूव करना शुरू कर देता है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता है तो उस वक्त जो फोर्स ऑफ कैनेटिक फ्रिक्शन है, उस वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी मौजूद होती है, लेकिन इस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ कैनेटिक फ्रिक्शन। यानी जब ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दे या दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेटिव मोशन शुरू हो जाए तो उस वक्त फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है या जो नाम है उसको हम क्या बोलते हैं, कैनेटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ कैनेटिक फ्रिक्शन। इसमें भी वही दो पॉइंट्स हैं जो वहाँ लिखे गए हैं। फार्मूला बनाने के लिए हम सेम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। फोर्स ऑफ
कैनेटिक फ्रिक्शन जो है ये भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स ऑफ स्टैटिक लिख दिया मैंने, कैनेटिक लिखना था। ये फोर्स ऑफ कैनेटिक फ्रिक्शन जो है ये इक्वल आ गया म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, या फोर्स ऑफ कैनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस वक्त बिल्कुल वेट के ऑपोजिट है, इसका मतलब है ये वेट के बराबर है। ये आपके पास आ गया। एक बात समझ लें कि जब ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता है ना, तो फिर दोनों सरफेसेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जिसे हम फोर्स ऑफ कैनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, ये फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम हो जाती है। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की कौन सी वैल्यू से कम हो जाती है? मैक्सिमम वैल्यू से। यानी फोर्स ऑफ कैनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इन दिस डायग्राम इज लेस देन म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो दोनों में एक जैसी है, इसका मतलब है जो फर्स्ट टर्म है ये सेकंड से लेस क्यों है? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये कोफिशिएंट ऑफ कैनेटिक फ्रिक्शन जो है ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। अच्छा, इसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। फ़िलहाल आप ये स्क्रीन पे ज़रा पूरा व्यू ले लें जो मैंने फोर्स ऑफ कैनेटिक फ्रिक्शन के बारे में लिखा है। ये बुक के पेजेस हैं और ये मैंने लिखा है, और यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं फोर्स ऑफ कैनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को। मुझे ज़रा बता दें कि अब तक आपको जो बातें बताई हैं ये सारी क्लियर हैं, समझ आ गई हैं? जी ज़रा लिख के बता दें जल्दी से ज़रा। कहीं स्क्रीन ऑन करके सो तो नहीं गए? ओके गुड। अच्छा, ये जो एटवुड्स मशीन है ये मतलब एक बहुत बड़ा लॉन्ग नहीं है, आप इसे बहुत शॉर्ट भी नहीं कह सकते, दरमियाना सा कोई 3-4 नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है, तो इसलिए आप इसको उसी तरीके से करेंगे। चलें जी, ठीक है। ये आपके पास कैनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन का कंपैरिजन हो गया। अच्छा, मैं आपको ये बताने लगा था कि फोर्स ऑफ कैनेटिक फ्रिक्शन जो है ये फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों हो जाती है। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से नहीं, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम क्यों हो जाती है। देखें, फ़र्ज़ करें ये दो सरफेसेस हैं जो एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं। ये देखें, एक ये नीचे वाला सरफेस है जिसे मैंने फिल किया है, और जिसे मैं ग्रीन कलर से फिल कर रहा हूँ ये ऊपर वाला सरफेस है। अब आप क्या करना चाह रहे हैं? आप ऊपर वाले सरफेस को राइट साइड पे मूव करवाना चाह रहे हैं, यानी ये आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, तो इन दोनों सरफेसेस के दरमियान एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगी जिसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? बैकवर्ड। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। अब अगर आप इन दोनों सरफेसेस का जो कांटेक्ट एरिया है इसको गौर से देखें, ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला फ़र्ज़ करें ये जो इनका आपस में कांटेक्ट है इसको मैं जूम करके बड़ा करके बनाता हूँ। ये देखें, इसको मैंने जूम कर दिया। जब इसको आप जूम करेंगे ना तो आपको फील होगा कि इन दोनों सरफेसेस का आपस में जो कांटेक्ट है वो कुछ ऐसा है। ये देखें, गौर से देख रहे हैं? ये देखें, अब ये देखें, ये दोनों सरफेसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं या दोनों सरफेसेस के जो एजेस हैं वो एक दूसरे के अंदर लॉक हुए हुए हैं, एक दूसरे के अंदर लॉक हुए हुए हैं। ये देखें, आपको इस पॉइंट की समझ आ रही है? ज़रा चैटिंग पे बताएं जल्दी से, जल्दी से बोला करें ज़रा, जल्दी से लिखा करें। ओके गुड।
अच्छा देखें, अब इसमें दो इफ़ेक्ट होते हैं। एक ये कि इनकी आपस में इंटरलॉकिंग हो गई है, मतलब जैसे आप अपनी दोनों हाथ की फिंगर्स को एक दूसरे के अंदर घुसा दें तो आपके हैंड जो हैं उनको मूव करवाना मुश्किल हो जाता है। ये कब है? जब ये स्टैटिक सिचुएशन में। कौन सी सिचुएशन है? स्टैटिक। फिर ये सिचुएशन हो जाती। इसी तरह यहाँ के जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं और नीचे वाले एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स भी एग्जिस्ट कर रही होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। वो भी इसमें अपना रोल प्ले करती है, यानी इंटरलॉकिंग और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इन दोनों वजूहात की बिना पर जो ऑब्जेक्ट हैं उनका एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करवाना मुश्किल हो जाता है। यानी जब ये सारा सिस्टम स्टेशनरी होगा या स्टैटिक सिचुएशन में होगा तो फिर इनको स्लाइड करवाना मुश्किल हो जाता है, यानी फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। लेकिन एक दफ़ा जब ये मूव करना शुरू कर देते हैं, जब ये मूव करना शुरू कर देंगे, जैसे एक सेकंड, ज़रा एक सेकंड देखें, जब ये मूव करना शुरू कर देंगे, फ़र्ज़ करें ये वो वाली डायग्राम है ऊपर वाली, और ये जो है अब ये देखें एक हिस्सा इस तरफ जाना शुरू हो गया दूसरे हिस्से के मुकाबले में। तो अब देखें ये जो इंटरलॉकिंग वाली सिचुएशन है ना, ये थोड़ी सी मिनिमाइज हो जाएगी। आप इसको इमेजिन कर पाएंगे मेरा ख्याल है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। आप अगर फ़र्ज़ करें बाइक पे जा रहे हैं, ये मैं लड़कों के लिए कह रहा हूँ, बाइक पे जा रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा स्लो हो ना और कोई खड्डा वगैरह आ जाए, कोई गड़ा वगैरह आ जाए और उस गड्ढे में आपका टायर फंस जाए, तो फिर उसी हालत में टायर को बाहर निकालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप पीछे से ही फ़्लो में आ रहे हैं, थोड़ी स्पीड में आ रहे हैं और उस गड्ढे के अंदर से आप गुजरेंगे तो वो आराम से गुजर जाएगा। देखें झटका तो लगेगा, लेकिन गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा गुजरने के लिए। लेकिन एक दफ़ा अगर आप अंदर फंस जाते हैं और गाड़ी रुक जाती है वहाँ पे उस खड्डे के अंदर, टायर रुक जाता है, तो फिर उसको वहाँ से निकालना जो है उसके लिए ज़्यादा एक्सेलरेशन देना पड़ता है, ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है गाड़ी का। बिल्कुल सेम यही सिचुएशन है। इसे आप माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, जो यहाँ पर बिल्कुल एंड पे लिखा हुआ है ये। सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें सारी समझ आ चुकी है। अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप अगले लेक्चर में मुझे बता दीजिएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। लेक्चर को ठीक प्रॉपर से देखा करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे और अगले लेक्चर तक कोई काम बाकी ना रहे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।